तो टॉपिक करेंगे आज का क्लास में। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, एग्जामिनेशन 2016, एग्जाम प्रॉब्लम 2016, CU BCom ऑनर्स 2016 का क्वेश्चन। आ जाते हैं बुक में आ जाओ। जो भी तुम्हारा पेज नंबर है बुक में चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस श्रुति चोमल, ठीक है, एन एम्प्लॉई इन अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी को हाईलाइट कर लेंगे, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल भी रहा है तो उसको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता वो, ठीक है, बिकॉज शी इज़ एन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। नाउ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है 40,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस दिया हुआ है, अलाउंस दिया हुआ है बेसिक सैलरी का 25%, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। मिसेस चोमल कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ सैलरी टू अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना है, सैलरी का 12%। एंड मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है वहाँ पे, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। एंड हर एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। तो जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो एम्प्लॉय के लिए इनकम है। जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉय के लिए इनकम है, पर जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम नहीं है। क्लियर, इसलिए उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड। 12% के हिसाब से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। 36,000 रुपये मिला है, 36,000 मिला है, 12% के हिसाब से 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। अ रेंट फ्री हाउस इन कोलकाता इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पेज रेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ हाउस ₹10,000 पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, खुद का फर्नीचर भी प्रोवाइड किया 1 लाख रुपया का। सो दिस इज अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बाय टेकिंग ऑन रेंटल बेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर, और यहाँ पे फर्नीचर का कॉस्ट का 10% भी हम लोग ऐड कर देंगे। मेडिकल बिल्स फॉर प्राइवेट चेकअप हाईलाइट कर लेंगे, फॉर प्राइवेट चेकअप रीइम्बर्स्ड मतलब पहले एम्प्लॉई ने पे कर दिया अपने पॉकेट से और बाद में एम्प्लॉयर से ले लिया, रिकवर कर लिया, रीइम्बर्समेंट, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। शी इज़ प्रोवाइडेड विद अ 1200cc कार, मतलब स्मॉल कार है, विच शी यूजेज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज, मतलब कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, और अगर कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर तब ये टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। सो कार इज ऑल्सो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। स्मॉल कार है तो स्मॉल कार के लिए 1800 पर मंथ, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड करता तो अलग से 900 पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स कितना करके पे किया है, 130 रुपया पर मंथ इज पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे किया है, इज पेड बाय एम्प्लॉयर। हाईलाइट कर लेंगे वर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब पहले ये परक्विजिट बन के ऐड हो जाएगा और बाद में इसको डिडक्शन भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन 2016। पहले ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता था, इसलिए 10 मार्क्स का वेटेज वाला प्रॉब्लम है। हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वो हम लोग न्यू बुक से भी करेंगे, कुछ न्यू सम्स भी दिया होगा जरूर, आगे सम्स दिया होगा उसको कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये सम हेडिंग दे देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ income from salaries of Mrs. Shruti, a resident individual। हेडिंग रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिसेस श्रुति, a resident individual for the
फॉर द असेसमेंट ईयर A.Y. असेसमेंट ईयर 2023-24 कॉमा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2022-23। तो हेडिंग दे दिया हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिसेस श्रुति चोमल और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2022-23। सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है बेसिक सैलरी, फिर दिख रहा है डियरनेस अलावेंस, फिर हम लोग को दिख रहा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इंटरेस्ट ऑन सच प्रोविडेंट फंड मतलब RPF, और फिर परक्विजिट दिख रहा है। तो पहले हम लोग बेसिक सैलरी करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक सैलरी के साथ। पर्टिकुलर्स और अभी फिलहाल के लिए 2 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले लिख देंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना करके दिया हुआ है? तो बेसिक सैलरी दिया हुआ है ₹40,000 पर मंथ। सो ₹40,000 इंटू 12 मंथ्स ब्रैकेट में दिखा देंगे, 40,000 इंटू 12 मंथ्स ब्रैकेट में दिखा देंगे, और अमाउंट को आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देते हैं, आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देते हैं 40,000, सॉरी 4,80,000, 4,80,000। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 4,80,000। इसमें सिर्फ एक ही अलावेंस है इस सम्स में, तो लिख देंगे ऐड अलावेंसेस, ऐड अलावेंसेस। इसके अंडर में आ जाएगा डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस ये भी होता है फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि डियरनेस अलावेंस एकमात्र अलावेंस है क्वेश्चन में, और ये बोल रहा है बेसिक सैलरी का 25%, तो 25% ऑफ ₹4,80,000, 25% ऑफ ₹4,80,000, जो कि हो जाएगा 1,20,000 आउटर मोस्ट कॉलम में, क्योंकि एक ही अमाउंट है, एक ही आइटम है। क्लियर? अगर एक से ज़्यादा आइटम होता तब इनर कॉलम में लिखते, तो अलावेंसेस में सिर्फ एक ही आइटम था, तो बेसिक सैलरी दिखा दिए 4,80,000, फिर अलावेंसेस दिखा दिए। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, उसको बाद में ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सच रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसको भी बाद में ले लेंगे। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ये परक्विजिट है। मेडिकल बिल्स परक्विजिट है। मोटर कार वाला एडजस्टमेंट दिया है परक्विजिट से रिलेटेड, एंड प्रोफेशनल टैक्स, तो इसके बाद सारा ही परक्विजिट्स है, तो लिखेंगे ऐड परक्विजिट्स, लिखेंगे ऐड परक्विजिट्स। अंडर सेक्शन ऐड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सबसे पहले दिया हुआ है परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो एक बार प्रोविजन रिवाइज कर लेते हैं। परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या बोलता है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए परक्विजिट वैल्यू ऑफ RFA होगा लाइसेंस फी या फिर फेयर रेंट, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमको चेक करना पड़ेगा अकोमोडेशन रहने का जगह कहाँ दिया है, रेसिडेंस में दिया है कि होटल में दिया है। अगर एम्प्लॉयर ने रहने का जगह रेसिडेंस में दिया है तो हम लोग चेक करेंगे अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। इफ द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो चेक करेंगे जिस शहर में घर दिया है वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 15%, जिस शहर में घर दिया अगर वहां का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख तक है तो सैलरी का 10%, और जिस शहर में घर दिया अगर वहां का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो सैलरी का 7.5%। अगर एम्प्लॉयर ने घर भाड़ा पे लेके दिया है, रेंटल बेसिस पे दिया है, सब कोई पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है?
क्वेश्चन में बोल रहा है अ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस इन कोलकाता इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब घर भी प्रोवाइड कर रहा है और फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहा है, फर्निश्ड हाउस है। एम्प्लॉयर पेज रेंट, मतलब ये जो घर है वो एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, एम्प्लॉयर ने घर भाड़ा पे लेके दिया है। तो अगर एम्प्लॉयर ने घर भाड़ा पे लेके दिया है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर सैलरी का 15%, विच एवर इज लोअर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट दिखा देंगे। पहले मेन सम में लिख देते हैं, जो हमने हेडिंग दिया है परक्विजिट्स, वहां पे लिख देते हैं परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है घर। वर्किंग नोट 1, तो इसका डिटेल कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट 1 में निकालेंगे। तो पहले सम्स कर लेते हैं, लास्ट में वर्किंग नोट बता देंगे। आगे देख लेते हैं और क्या परक्विजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेडिकल बिल्स फॉर प्राइवेट चेकअप रीइम्बर्स्ड। तो एक बार हम लोग सबको बुक में आ जाते हैं, मेडिकल बिल्स का जो प्रोविजन था, ठीक है, प्रोवाइजो टू मेडिकल बिल्स परक्विजिट्स, पेज नंबर बता देना कोई। ये रहा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। इसका नोट्स का एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ लेना बुक में। मेडिकल फैसिलिटी का जो प्रोविजन है उसका नोट्स का एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ लेना। नोट्स में देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द परक्विजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। टैक्सेबल रहेगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। गिवन केस में जो सम्स है, क्या ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? हाँ है, क्योंकि बेसिक सैलरी 50,000 से ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब एग्रीगेट सैलरी 50 के ऊपर जाना था, यहाँ बेसिक ही 50,000 के ऊपर है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। हाउएवर इफ द बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो बिल किसके नाम से इशू हुआ था? एम्प्लॉय के नाम पे। एम्प्लॉय ने पहले पैसा दे दिया और बाद में एम्प्लॉयर से रिकवर कर लिया। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, पहले कौन पे किया? एम्प्लॉय ने, और बाद में वो बिल दिखा के पैसा रिकवर कर लिया, किससे? एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो क्या लिखा है, हाउएवर इफ द बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर देन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो रीइंबर्समेंट का अगर केस रहेगा तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, इसलिए ये परक्विजिट यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। रिटर्न आ जाते हैं सम्स में। तो क्वेश्चन में बताया है कि मेडिकल बिल्स फॉर प्राइवेट चेकअप रीइंबर्स्ड कितना? 20,000। तो जितना दिया उतना ले लेंगे, कॉपी में लिख देंगे रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। ये भी एक परक्विजिट है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, और इनर कॉलम में लिख देंगे उसके सामने 20,000। इनर कॉलम में लिख देंगे 20,000 रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, और इनर कॉलम में लिख देंगे 20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शी इज प्रोवाइडेड विद अ कार 1200 सीसी, ठीक है, 1200 सीसी का जो कार है वो स्मॉल कार है, अप टू 1600 सीसी स्मॉल कार, और उसके ऊपर जो कार रहेगा वो बिग कार है। तो स्मॉल कार प्रोवाइड किया गया है विच शी यूजेज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अपना अपना बुक में कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर को मार्किंग करके लिख लो। whenever the car is owned by employer it is taxable for specified employee. whenever the car is owned by employer it is taxable for specified employee. तो क्योंकि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, टैक्सेबल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होता है, और गिवन केस में जो एम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है क्योंकि उसका बेसिक सैलरी ही 4,80,000 है, विच एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ ₹50,000. ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो कार भी एम्प्लॉयर का है और खर्चा भी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, तो गाड़ी के लिए 1800 पर मंथ, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड करता तो अलग से 900 पर मंथ रहता। क्लियर? ओके, इट इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।
इट इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सम्स में रिटर्न आ जाता है, कॉपी में लिख देते हैं इसको। परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार वहीं दिखा देंगे ब्रैकेट में, ₹1800 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज 21,600, 1800 इंटू 12 महीना तो 21,600। अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी प्रोवाइड किया रहता तो ड्राइवर का अलग से 900 इसमें ऐड हो जाता। तो पहला परक्विजिट RFA को हमने अभी तक छोड़ रखा है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल हो चुका है और परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। हाईलाइट कर लेंगे वर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया है तो ये परक्विजिट बन गया। कोई क्या होता है परक्विजिट, कोई भी पर्सनल ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का, कोई भी एम्प्लॉय का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी जो एम्प्लॉयर पे कर देगा, एम्प्लॉय का कोई भी पर्सनल खर्चा जो एम्प्लॉयर पे कर देगा वो परक्विजिट बन जाएगा। ठीक है, परक्विजिट का मतलब क्या होता है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय विच शुड हैव बीन बोर्न बाय एम्प्लॉय बट अल्टीमेटली बोर्न बाय एम्प्लॉयर, इट बिकम्स परक्विजिट। तो प्रोफेशनल टैक्स कितना पे कर रहा है, हर महीना 130 रुपया, तो हर महीना 130 रुपया मतलब हो गया 1560। तो यहाँ पे लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू, या फिर खाली लिख दो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। परक्विजिट की हेडिंग के अंदर दिखा देंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ₹130 इंटू 12 मंथ्स 1560, 1560। क्लियर। तो सारा परक्विजिट्स कवर अप हो चुका है, सिर्फ वो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन वाला बाकी है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10-12 लाइन का स्पेस छोड़ देते हैं, 10-12 लाइन का स्पेस छोड़ के 10 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन फॉर perquisite, calculation for perquisite value, calculation for perquisite value of rent free furnished accommodation, rent free furnished accommodation, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ये हमारा हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट लिखो, सिंस accommodation is provided by employer on rental basis, comma, therefore perquisite value of rent free accommodation, perquisite value of rent free accommodation will be lower of, उसके बाद डैश दे देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और कॉपी के राइट हैंड साइड में एक रुपीस का कॉलम,
रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो चेक कर लो एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है, 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर इज पेइंग अ रेंट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ, सो रुपीज 10,000 into 12 months, 10,000 into 12 months, that is 1,20,000 रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। या फिर 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर RFA, बेसिक सैलरी लेते हैं, उसमें सारा अलाउंसेस लेते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस ले लेते हैं, ठीक है, बट कोई भी तरह का उसमें परक्विजिट्स को नहीं लेते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सम्स में रिटर्न आके, हम लोग को क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमारा बेसिक सैलरी 4,80,000 है, डियरनेस अलावेंस 1,20,000 है, बट DA के बारे में ये बोला नहीं है वेदर इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसका भी अलग से नोट लिख देंगे। अज्यूम कर लेते हैं इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। तो 15% ऑफ सैलरी, दैट इज 15% ऑफ रुपीज 4,80,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है 90,000, अज्यूमिंग DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। तो हम लोगों ने क्या एडिंग दिया था, क्योंकि एम्प्लॉयर ने घर भाड़ा पे लिया है इसलिए परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन लोअर होगा A और B का। तो A और B में लोअर कौन सा है, 90,000 है, तो एक लाइन ड्रॉ करके फिर से इसमें लिखेंगे 90,000, एक लाइन ड्रॉ करके फिर से उसमें लिखेंगे 90,000, ठीक है, 90,000, और उसके उस 90,000 के सामने लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सिर्फ घर का वैल्यूएशन अभी हमने निकाला है, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 90,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर एम्प्लॉयर खुद का फर्नीचर प्रोवाइड करता है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर एम्प्लॉयर फर्नीचर रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करता है देन द हायर चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि 10% जो हमको लेना है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हम लोग को दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000, 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000, तो 90,000 प्लस 1,00,000 दैट इज 90,000 प्लस 10,000 दैट इज 1,00,000। तो ये जो 1,00,000 आएगा इसके सामने लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, पहले हम लोगों ने घर का वैल्यू निकाला, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर, तो आ गया परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 90,000। जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है उसका 10% ऐड कर दिया 10,000, तो आ गया परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। अब इसके नीचे नोट नंबर 2 लिख देंगे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखो, इट इज अज्यूम्ड दैट DA forms part of salary, DA forms part of salary, it is assumed that DA forms part of salary।
उसके बाद रिटर्न आ जाते हैं सम्स में। सम्स में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 लाख, जो स्पेस हम लोगों ने छोड़ रखा था। परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यू पुट कर देंगे 1 लाख। अब सारा परक्विजिट्स को ऐड कर लेना है, तो सारा परक्विजिट ऐड कर लो। 1,41,600 प्लस 1,560, 1,41,600 प्लस 1,560, 1,43,160, 1,43,160। तो अभी तक सम्स कैसे हुआ है? बेसिक सैलरी 4,80,000, डियरनेस अलावेंस 1,20,000, फिर सारा परक्विजिट्स को सम अप करके ऐड करके आ रहा है 1,43,160। इसके बाद लिख देंगे ऐड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। चेक कर लेते हैं एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 12% ऑफ सैलरी, और सारे 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, एंड साढ़े 9% तक आरपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों अमाउंट सिमिलर है, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, लिखो ऐड एम्प्लॉयर्स contribution to recognized provident fund RPF at the rate 12% of rupees 4,80,000 basic salary plus DA 1,20,000. सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12% कितना आ रहा है, 6 लाख का 12% हो जाएगा 72,000 इनर मोस्ट कॉलम में, और उसी के नीचे दिखा देंगे लेस एग्जेम्प्ट अप टू 12%, 72,000 तो टैक्सेबल नील रहेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, परक्विजिट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, देयरफॉर नथिंग इज टैक्सेबल। तो दोनों तरह से शो कर सकते हैं। एड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ 6 लाख कितना आया 72,000, और एग्जेम्प्ट अप टू 12% तो 72,000 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नील। लास्ट पॉइंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन recognized provident fund RPF at the rate 12%। 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है 36,000। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ RPF 12% के हिसाब से 36,000। तो इसको ऐसे शो कर देना है, इंटरेस्ट ऑन RPF एट द रेट 12% 36,000, इनर कॉलम में 36,000, लेस एग्जेम्प्ट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके कैलकुलेशन शो कर देंगे। 36,000 12% के बराबर है, 36,000 डिवाइडेड बाई 12 होल इंटू 9.5, 28,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 7,500 टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ था 36,000, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9.5%। तो 9.5% कैलकुलेट कैसे करेंगे, 36,000 कितना परसेंट के बराबर है 12%, तो 36,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% का वैल्यू आएगा, इंटू 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.5% का वैल्यू आ जाएगा। 28,500 वो माइनस कर दो, जितना रिसीव हुआ उससे एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस कर दो तो टैक्सेबल पता चल जाएगा। क्लियर। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि सम्स में बेसिक सैलरी पहले हमने स्टार्ट किया था, सम्स बेसिक सैलरी के साथ, बेसिक सैलरी फॉर 4,80,000, देन डियरनेस अलावेंस 1,20,000, देन परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में सबसे पहला परक्विजिट है परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 1 लाख, देन रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 20,000, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, क्योंकि कार स्मॉल कार था इसलिए 1,800 पर मंथ एंड द कार इज यूज
partly for official and partly for personal purpose. The car is owned by employer, expenses borne by employer, taxable for specified employee. Professional tax paid by employer, तो ये भी परक्विजिट बन गया. उसके बाद हमने लिया था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% के हिसाब से 72,000 मिला है, रिसीव हुआ है 72,000 और एग्जाम्ड भी 12% के हिसाब से, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल. और इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है 36,000, 28,500 एग्जाम्ड हो जाएगा. सो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट 7,500. अब आउटर मोस्ट कॉलम में जितना भी अमाउंट है सबको सम अप कर लो, ऐड कर लो, कितना आ रहा है. 7,50,660. 7,50,660 ये आ जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज. ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज. अब देखो एक नया चीज जो बताना है, अगर न्यू रिजाइम में सम्स रहेगा ना, ठीक है, कैसे समझ में आएगा कि टैक्स का ओल्ड रिजाइम फॉलो हो रहा है कि न्यू रिजाइम, क्वेश्चन बता देगा. ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बोलता है एसएससी ऑप्ट्स फॉर न्यू रिजाइम, मतलब ही इज ऑप्टेड टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BAC. अगर कोई भी न्यू रिजाइम में जाता है तो कौन सा सेक्शन में खुद को टैक्स करना चाहेगा? अंडर सेक्शन 115 115 BAC, कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा 115 BAC. तो अगर कोई न्यू रिजाइम में जाएगा तो उसको डिडक्शंस नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 16, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर कोई भी एसएससी खुद को टैक्स करना चाहता है, अपना इनकम को टैक्स करना चाहता है, एसएससी के पास ऑप्शन है, आज का डेट में एसएससी के पास ऑप्शन है, वो ओल्ड रिजाइम में भी जा सकता है या फिर न्यू रिजाइम में भी जा सकता है. अगर वो ओल्ड रिजाइम में जाता है तो उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सारा डिडक्शन मिलेगा. अगर वो न्यू रिजाइम में जाता है एंड ही ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, अगर न्यू रिजाइम में जाएगा तो उसको एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही प्रोफेशनल टैक्स, ना ही एंटरटेनमेंट अलावेंस, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. फर्दर अगर एसएससी न्यू रिजाइम में जाता है तो उसको एचआरए का एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा. एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर न्यू रिजाइम. तो जहाँ तक हमारा सिलेबस में न्यू रिजाइम है नहीं, क्योंकि बुक में उसका कोई डिस्कशन नहीं है. अगर न्यू रिजाइम रहता तो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल रहता. तो बस नॉलेज पर्पज के लिए इनको याद रखना है कि एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर न्यू रिजाइम, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है. और अगर ओल्ड रिजाइम रहेगा तो जैसे एग्जेम्पशन मिलता है वैसे मिलते रहेगा. अगर न्यू रिजाइम रहेगा तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ही फाइनल इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा, कोई रिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे. जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वो ओल्ड रिजाइम ही रहेगा. सो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया 7,50,660. इससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट इनर कॉलम में 50,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट इनर कॉलम में 50,000. 2 में आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस. रिसीव भी नहीं हुआ है और अगर रिसीव होता तो भी इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाता बिकॉज ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस इनर मोस्ट कॉलम में नील. 3 में आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स चाहे कोई भी पे करे, एम्प्लॉयर पे करे, एम्प्लॉई पे करे, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. प्रोफेशनल टैक्स जिसका अमाउंट था 1560 1560, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1560 का प्रोफेशनल टैक्स, कुल मिला के 51,560 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16. 51,560 का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे. हमारा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी था 7,50,660. 7,50,660 उससे डिडक्शन लेस हो गया 51,560. तो अमाउंट कितना आ रहा है?
6,99,100। इसके सामने लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो एग्जाम प्रॉब्लम 2019, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम 2019 लिखा है मिस रॉय ज्वाइंड एएमसी लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, 1 अगस्त 2019 में उसका ज्वाइनिंग था, दैट इज 2019 और 2020 में। एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या क्या डिटेल दिया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। बेसिक सैलरी लिखा हुआ है 15,000 पर मंथ विच इज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस 4,000 पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। अगेन डीए में ये नहीं लिखा है वेदर इट इज फॉर्मिंग पार्ट और नॉट, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, शी हैज़ 1 चाइल्ड, तो एग्जाम्पशन एक ही चाइल्ड के लिए मिलेगा। हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड कब हुआ है, रिसीव्ड का अमाउंट दिया हुआ है 2,000 पर मंथ। शी पेड रेंट 3,000 पर मंथ फॉर अ हाउस इन कोलकाता। Her employer contributes 13% of basic salary and DA to recognized provident fund. Interest credited to such fund 16% के हिसाब से 4,800। She is provided with a motor car of 1.6 liters, मतलब स्मॉल कार है, owned by employer along with a driver, ड्राइवर भी दिया है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, taxable for specified employee. The facility is used both for official and private purpose. Entire expense are borne by employer. तो ये सेम चीज जैसे हम लोग प्रीवियस सम में किए थे अभी। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, स्मॉल कार है, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। इन दैट केस 1,800 पर मंथ कार के लिए एंड 900 पर मंथ एडिशनल ड्राइवर के लिए। शी इज प्रोवाइडेड विद अ स्वीपर एंड अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट अ सैलरी ऑफ 300 एंड 600 पर मंथ। ठीक है, ये जो स्वीपर है, ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, इसको कौन अपॉइंट किया है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। अगर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, अगर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉई होगा तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। ठीक है, द पेमेंट फॉर विच इज मेड बाय एम्प्लॉयर, इसको पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, मतलब उसको रखा भी कौन है, एम्प्लॉयर। अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई होगा तभी टैक्सेबल होगा, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं होगा तभी टैक्सेबल नहीं होगा। वो हम पहला पॉइंट में चेक कर पा रहे हैं कि बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ है। अगर बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ है, मतलब पूरा साल का सैलरी 1,80,000 है बेसिक, और बेसिक का ये अमाउंट 50,000 से ऊपर चला गया, इट मीन्स द सेड एम्प्लॉय इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इनकम टैक्स 3,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स 1,200 है डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी मतलब अल्टीमेटली इट इज पेड बाई एम्प्लॉई। ठीक है, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स सैलरी से काट लिया गया है, मतलब इसका पेमेंट कौन किया, एम्प्लॉई पे किया है। हर पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 पेड बाई एम्प्लॉय, ये भी टैक्सेबल परक्विजिट है। कंप्यूट करना, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस रॉय, तो रिलेटिवली देखो 1-2 एडजस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस सम, तो ये 15 मार्क्स का सम्स है। क्लियर, तो इस टाइप का होगा 15 मार्क्स का सम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, एग्जाम 2019 CBCS 15 मार्क्स प्रॉब्लम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। Computation of income from salaries, computation of income from salaries of Miss Roy comma a resident individual for the assessment year 2023-24, for the assessment year 2023-24 relating to previous year 2022-23,
2022-23। पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें अलावेंसेस को एग्जेम्प्ट करके भी दिखाना है, कुछ एग्जेम्प्ट पोर्शन भी है। 3 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आ जाएगा बेसिक सैलरी। तो क्वेश्चन बता दिया है, बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ। हर महीने का जो बेसिक है वो 15,000 है। तो पूरा साल का जो बेसिक सैलरी है उसका अमाउंट को आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे, फाइनल कॉलम में लिख देंगे 1,80,000। आउटर मोस्ट कॉलम में 1,80,000 बेसिक सैलरी लिख दी है, आउटर मोस्ट कॉलम में 1,80,000। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा ऐड अलावेंसेस। ऐड अलावेंसेस तो अलावेंसेस का डिटेल यहाँ पे लिख देना है हम लोग को। डियरनेस अलावेंस कितना बोल रहा है, 4,000 पर मंथ। फिर मेडिकल अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, HRA है। टोटल 4 अलावेंसेस है। तो सबसे पहले लिख देंगे डियरनेस अलावेंस विच इज़ फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस ₹4,000 पर मंथ। डियरनेस अलावेंस का अमाउंट दिया हुआ है ₹4,000 पर मंथ। सो ₹4,000 इंटू 12 मंथ्स। इस अमाउंट को सेकेंड कॉलम में लिखना है। सेकेंड कॉलम में लिख देना है 48,000। डियरनेस अलावेंस 4,000 इंटू 12 मंथ्स 48,000। उसके बाद आ जाएगा मेडिकल अलावेंस। ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ₹2,000 पर मंथ। ₹2,000 पर मंथ। सो ₹2,000 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 24,000। ₹2,000 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 24,000। तो पहले डियरनेस अलावेंस दिखा दिए 48,000 सेकेंड कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल। फिर मेडिकल अलावेंस दिखा दिए 24,000 फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद दिखा देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव्ड। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव्ड। शी हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। तो कितना मिला है, हर महीना 500 रुपया मिला है ना। तो पहले पूरा रिसीव का अमाउंट दिखाओ। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव, उसी के नीचे ब्रैकेट करके दिखा दो 500 इंटू 12 मंथ्स इनर मोस्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, इनर मोस्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 6,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव्ड इनर मोस्ट कॉलम में 6,000 दिखा दिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस से लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, सारा एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में है, सब सेक्शन 14। ठीक है, और भी याद रहे तो लिख देना सब सेक्शन 2। ठीक है, और नहीं याद रहे तो छोड़ सकते हैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, उसको अंडरलाइन कर देंगे। ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 100 रुपया एक महीना के लिए एक बच्चे के लिए, तो पूरा साल में 1,200 रुपया का एग्जेम्पशन है। तो 4,800 जो टैक्सेबल पोर्शन है वो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन कितना हो जाएगा, ₹100 पर मंथ। तो उस हिसाब से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1,200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 6,000 में से 1,200 लेस, और सेकेंड कॉलम में चला जाएगा 4,800। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं टैक्सेबल डीए कितना है, 48,000। टैक्सेबल मेडिकल अलावेंस कितना है, 24,000। टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना हो गया, 4,800। नेक्स्ट, इसके बाद हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड,
बेटर होगा हाउस रेंट अलाउंस का एक वर्किंग नोट दिखा देते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर से सेपरेटली एक कॉलम चाहिए होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस को हम लोग वर्किंग नोट में शो कर देंगे, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। तो करीब 15 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे सम बनाने के लिए अपने हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो HRA पहले जितना रिसीव हुआ वो लिख देना है। कितना रिसीव हुआ HRA? ₹2000 पर मंथ, एंड एम्प्लॉय इज पेइंग अ रेंट ऑफ ₹3000 पर मंथ। तो ₹2000 इंटू 12 months, दैट इज 24,000। इससे लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। एक मूर्ख बालक है, उसने थोड़ा एग्जेम्पशन गलत बता दिया था, ठीक है, नादान है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले 1 में आ जाएगा एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मतलब HRA रिसीव्ड, जितना HRA रिसीव किया वो अमाउंट, दैट इज 24,000। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो अगर हम ध्यान से देखें, एम्प्लॉई जो रेंटेड घर में रहता है, he or she is paying a rent of 3000 पर मंथ, तो पूरा साल का रेंट पेड है 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज़ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। तो इस सब में कोई कमीशन तो है नहीं, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में हम लोग बेसिक को ले लेंगे और DA को ले लेंगे, ठीक है। तो सैलरी में हमने किसको किसको लिया है, ये जो 10% ऑफ सैलरी लेंगे किसको किसको लेंगे, बेसिक को ले लेंगे और DA को ले लेंगे। बेसिक सैलरी हमारा 1,80,000 था और डियरनेस अलावेंस 48,000 था, तो 1,80,000 प्लस 48,000 इज 2,28,000। 2,28,000 का 10% हो जाएगा 22,800। तो 36,000 माइनस 22,800। जिन लोग को समझ में नहीं आया है कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हर महीने का रेंट पेड है 3,000, तो पूरा साल का रेंट पेड कितना होगा 36,000। और मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज़ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। तो इस क्वेश्चन में हमारा बेसिक सैलरी 1,80,000 है, डियरनेस अलावेंस 48,000 है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 2,28,000 होता है। 2,28,000 का 10% निकालेंगे तो 22,800 होता है। सो बेसिकली 36,000 माइनस 22,800 जो कि आ रहा है 13,200। 13,200। और हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका घर किस शहर में है। तो बता दिया क्वेश्चन में कोलकाता में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, इसलिए 50% ऑफ सैलरी,
50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50% ऑफ 2,28,000, जिसमें बेसिक 1,80,000 और DA 1,14,000। तो ये आ रहा है 1,14,000। तो इन तीनों में जो लोएस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन तीनों में लोएस्ट है 13,200, 13,200। तो HRA रिसीव्ड है 24,000, 10,800 टैक्सेबल हो जाएगा। HRA रिसीव्ड हुआ था 24,000, HRA में एग्जेम्पशन हो गया 13,200, रिमेनिंग HRA विल बी टैक्सेबल HRA। इसी को हम लोग मेन सम में दिखा देंगे 10,800। तो हाउस रेंट अलाउंस को सीधा सेकंड कॉलम में दिखा देंगे 10,800 और साइड में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। तो हम देख पा रहे हैं डियरनेस अलाउंस हो गया कंप्लीट, मेडिकल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया और हाउस रेंट अलाउंस भी हो गया। 4 अलाउंसेस ही वो लोग दिया था क्वेश्चन में। उसके बाद रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, परक्विजिट एंड डिडक्शंस परक्विजिट। तो अलाउंसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 48,000 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 10,800, 87,600। अलाउंसेस का जो सम टोटल है वो 87,600 है। जो अलाउंसेस का सम टोटल आया वो 87,600 है। अब ले लेंगे हम लोग परक्विजिट्स। एड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। ये 17 जैसा लग नहीं रहा है बट ये 17 ही है, ठीक है, समझ जाना तुम लोग, इतना तो समझदार तुम लोग हो ही। परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अभी हम लोग रहने देते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट, उसको रहने देते हैं, मतलब ये पॉइंट को अभी रहने देते हैं। इस पॉइंट से पढ़ते हैं, शी इज प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार। प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार, ये हिंट है कि मोटर कार डज नॉट बिलोंग टू एम्प्लॉई, इट बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर। ऑफ 1.6 लीटर्स, मतलब स्मॉल कार है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। तो अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल रहता है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, और ये एम्प्लॉई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है क्योंकि इसका बेसिक सैलरी ही 1,80,000 है, विच एक्सीड्स द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 50,000। अलॉन्ग विद द ड्राइवर, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है, और फैसिलिटी इज यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज। कार इज पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज, एंड एंटायर एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो इस केस में स्मॉल कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है विच इज़ पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज, ठीक है, और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है। तो परक्विजिट्स के अंदर लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। तो उसके नीचे ब्रैकेट में दिखा देंगे 1,800 रुपीज़, 1,800 प्लस रुपीज़ 900, ब्रैकेट के अंदर रुपीज़ 1,800 प्लस रुपीज़ 900, 1,800 फॉर कार एंड 900 फॉर ड्राइवर, होल इनटू 12 मंथ्स, होल इनटू 12 मंथ्स। तो बेसिकली 2,700 इंटू 12 मंथ्स 32,400, 32,400। इसको कहाँ दिखाना है, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में दिखा देंगे। परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार 1,800 फॉर कार एंड 900 फॉर ड्राइवर। स्मॉल कार प्रोवाइड किया है, अप टू 1,600 सीसी स्मॉल कार होता है। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कार इज यूज फॉर पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। गाड़ी भी प्रोवाइड किया है, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है। गाड़ी के लिए 1,800 पर मंथ, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ, तो 1,800 प्लस 900 2,700 पर मंथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 32,400। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शी इज प्रोवाइडेड विद अ स्वीपर एंड अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ एंड 600 पर मंथ रेस्पेक्टिवली।
द पेमेंट फॉर विच इज मेड बाय एम्प्लॉयर, ये क्या हिंट दे रहा है, एम्प्लॉयर उनका पेमेंट कर रहा है, मतलब दीज सर्वेंट्स और स्वीपर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, and when domestic servants or sweepers are appointed by employer then it is taxable only for specified employee, और ये specified employee है तो taxable रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे perquisite value of sweeper, perquisite value of sweeper, perquisite value of sweeper ₹300 पर मंथ, तो पूरा साल का 3600 सेकेंड कॉलम में। उसी के नीचे परक्विजिट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, परक्विजिट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, परक्विजिट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट कितना दिया हुआ है 600 पर मंथ, तो ₹600 इंटू 12 मंथ्स 7200, ये भी सेकेंड कॉलम में। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार हमने दिखा दिया, फिर परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वीपर दिखा दिया, परक्विजिट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट भी हम लोगों ने दिखा दिया है। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफ 3000 एंड प्रोफेशनल टैक्स 1200 डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर अगर ये सब पे कर देता तब परक्विजिट बन जाता, ये सैलरी से डिडक्ट हुआ है, मतलब अल्टीमेटली इसका पेमेंट कौन किया है, इसका बर्डन किसके ऊपर आया है, इम्पैक्ट किसके ऊपर आया है, एम्प्लॉई के ऊपर, तो ये एम्प्लॉई का इनकम नहीं है तो ये इनकम में ऐड नहीं होगा, ये कोई परक्विजिट नहीं है। एम्प्लॉई का जो पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल है 5000 वो एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है तो ये भी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। तो लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, परक्विजिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल $5000 विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारा परक्विजिट्स, मोटर कार वाला परक्विजिट्स को कवर अप कर लिया हम लोगों ने, स्वीपर डोमेस्टिक सर्वेंट कवर अप हो गया, इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स कुछ करना नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी बिल कवर अप हो गया। तो सारा परक्विजिट्स कवर अप हो गया, सारा परक्विजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 32,400 प्लस 3600 7,200 5,000 48,200। तो ये जो अमाउंट है 48,200 जो परक्विजिट्स का सम टोटल है वो आउटर कॉलम में चला गया, जो परक्विजिट्स का सम टोटल है उसको आउटर कॉलम में भेज दिए। अब लिखेंगे एम्प्लॉयर, देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 13% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, सम्स को कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे ऐड एम्प्लॉयर्स contribution to recognize provident fund in excess of 12% of salary, that is 1% of बेसिक था 1,80,000 एंड DA था 48,000, तो 2,28,000 का 1% 2280, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है और 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, इसलिए 1% टैक्सेबल हो गया। Employers contribution to recognize provident fund in excess of 12% of salary, that is 1% of basic plus DA, बेसिक प्लस DA को ऐड करके जो भी आए उसका 1%, तो अमाउंट आ रहा है 2280। क्लियर। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सच फंड 4,800, 16% के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो 16% के हिसाब से क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्स को कंटिन्यू करते हुए, इंटरेस्ट ऑन recognized provident fund at the rate 16%,
सेकेंड कॉलम में दिखा देंगे 4,800 लेस एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। तो 9.5% का अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 4,800 रुपया 16% के हिसाब से मिला है, तो 4,800 का बेस हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 16 16 इंटू 9.5। कितना आ रहा है? 2850। तो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ था 4,800, एग्जेम्प्ट कितना हो गया? 2850 एंड टैक्सेबल हो गया 1950 1950। टैक्सेबल हो गया 1950 1950। तो अब क्या करेंगे? सारा आउटर मोस्ट कॉलम में जितना भी फिगर्स है, जैसे स्टार्ट करते हैं बेसिक सैलरी 1,80,000, फिर डियरनेस अलावेंस था, मेडिकल अलावेंस था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस था, टैक्सेबल एचआरए, इन सब का टोटल 87,600। फिर परक्विजिट्स था अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार 32,400, परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वीपर 3,600, परक्विजिट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट 7,200, परक्विजिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। इन सबको ऐड करके आउटर कॉलम। फिर हमने लिया था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 1% ऑफ 2,28,000, जो कि आया था 2,280। फिर हम लोगों ने लिया था लास्ट में इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट 16%, रिसीव हुआ था 4,800, लेस एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% 2,850, टैक्सेबल अमाउंट इज 1,950। अब आउटर मोस्ट कॉलम में जितना भी अमाउंट है सबको सम टोटल कर लेंगे। कितना आ रहा है? 3,20,030। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया 3,20,030। इससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया 3,20,030। इससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 1A में आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1A में आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट सेकेंड कॉलम में 50,000। 1A में आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट सेकेंड कॉलम में 50,000। 1A में आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट सेकेंड कॉलम में 50,000। 2 में आ जाएगा एंटरटेनमेंट अलावेंस, इस सम्स में है भी नहीं, और अगर होता भी तो डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। एंटरटेनमेंट अलावेंस नील। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ था उसका सैलरी से, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ था 1,200 रुपया। तो टोटल डिडक्शन उसको मिलेगा 51,200। $2,68,830 ये इनकम फ्रॉम सैलरीज टैक्सेबल रहेगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज टैक्सेबल रहेगा 2,68,830। एक लास्ट नोट लिख देंगे सम्स में, ये हमने निकाल लिया इनकम फ्रॉम सैलरीज। एक लास्ट नोट लिख दो सम्स में, नोट नंबर 2 बोल के लिख दो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 के ठीक नीचे नोट नंबर 2। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी deducted from salary of employee is not eligible for deduction deduction under the heads
इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय का सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ था, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में डिडक्ट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।